हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के स्वरूप या इसकी प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके पहले दो क्लासेस हम फर्स्ट चैप्टर की कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने राजनीति विज्ञान की डिफिनेशन के बारे में और इसके स्कोप के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, तो आज हम इसके नेचर के बारे में चर्चा करेंगे। हम बस आपको इंडिकेट करने के लिए पॉइंट्स लिखते हैं और बाकी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने ये पॉइंट रखे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये है आज का कि आखिर राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जाए कि ना कहा जाए। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, वो यहीं से निकलता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो नेचर होता है, आपको पता है कि उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं, कैसा व्यवहार करता है, उसी से पता चलता है। ठीक इसी प्रकार क्या राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस क्या एक साइंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है? अगर करता है तो हाँ, वास्तव में यह एक इसकी प्रकृति साइंटिफिक है। अगर पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस वर्क नहीं करता है तो इसकी जो नेचर है, इसका जो प्रकृति है, वो साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, तो इसकी नेचर, किस नेचर की बात हो रही है? इसके साइंटिफिक नेचर की बात हो रही है कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंटिफिक नेचर का है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है अथवा नहीं है। इज द पॉलिटिकल साइंस अ साइंस? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए विचारकों के दृष्टिकोणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट को, यानी कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, यहाँ पर दो प्रकार के मतभेद रहे हैं। कुछ लोगों ने माना है कि हाँ, कुछ लोगों ने माना है हाँ, राजनीति विज्ञान यहाँ पर एक साइंस के रूप में है। लेकिन कुछ विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक साइंस नहीं है, एक विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो राजनीति जो शब्द है उसको, पॉलिटिकल जो शब्द है उसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं इसकी डिफिनेशन में। आज हम इसके साइंस वाले जो वर्ड है इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन लोगों का तर्क देख लेते हैं, उन विचारकों का तर्क देखते हैं जिन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। ठीक है, यानी कि जो इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स अपने देते हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको हम देख लेते हैं उनका क्या कहना है। उससे पहले में देखेंगे कि इसमें आते कौन कौन है, कौन कौन से विचारक हैं। बकल हैं, कॉम्टे हैं, मेटलैंड हैं, एमॉस हैं, कैटलिन हैं। ऐसे जो विचारक हैं, ये नाम है विचारकों के। और भी कई विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान नहीं मानते, एक साइंस नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे विचारक अपना पहला तर्क देते हैं कि यहाँ पर सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, यानी लैक ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में आपको कोई फैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी बात होती है अगर उसको कही जाती है तो फैक्ट पे बेस्ड होती है। लेकिन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे। और अगर किसी साइंस में फैक्ट ना मिले तो वो साइंस साइंस नहीं होता है। ठीक है, वो एक खोखला विषय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये कहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्स नहीं है। आप अगर एक पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट की बात करो, जो आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पढ़ते हो, सॉरी, उसमें देखना आपको फैक्चुअल चीजें काफी मिलेंगी। लेकिन फैक्चुअल वो फैक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, लेकिन इनका मानना है कि यहाँ पे फैक्ट है ही नहीं कोई। जो मनगढ़ंत कहानी बनाई, बता दी, जो एज्यूम किया, कर दिया। कोई युद्ध हुआ तो उसका रीजन बता दिया कि इसके पीछे एक कारण था। अपने अपने प्रमाण नहीं देते हैं, कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो इनका मानना था कि पहली चीज तो यही है कि राजनीति विज्ञान में आप तथ्यों का अभाव देखेंगे, लैक ऑफ कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, अगला ये तर्क देते हैं कि पर्यवेक्षण और परिरक्षण का अभाव है, यानी लैक ऑफ डिफिनिट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में आप किसी भी चीज का, मतलब कोई भी किसी भी चीज का परिरक्षण, यानी कि आप उसके ना कॉज देखते हो ना उसके इफेक्ट देखते हो। ठीक है, बस आपने मनगढ़ंत कहानियां बनाई। वही बात है कि जो आपके मन में आया वो आपने किया। उसका अगर वो घटना घट भी जाती है तो ना उसका परीक्षण किया जाता है। जैसे साइंस में आप देखते हो कि कोई भी चीज घटित हुई तो उसके पीछे कोई ना कोई यहाँ पर रीजन दिया होता है। ठीक है, और उसको जांच करने के लिए कोई ना कोई मेथड होता है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई मेथड नहीं मिलेगा। कोई घटना हो गई, शीत युद्ध हो गया, उसके बारे में कोई मेथड नहीं हुआ, कोई मेथड नहीं आई जिसके माध्यम से निकाल लिया जाए कि हाँ, इसके पीछे का ये रीजन था। ठीक है, मतलब उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई। तो ऐसा ये लोग मानते हैं। अगला है कि मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, यानी कि वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। उन लोगों, ये एक प्रकार से अगर इसको आप समझना चाहते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, तो एक ध्यान रखिएगा, आप इसको साइंस से रिलेट करके देखो। ठीक है, इस टॉपिक को तो ही आपको समझ में आएगा। तो इसको भी हम साइंस से रिलेट करके देखेंगे कि मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। ये कहते हैं कि
पॉलिटिकल साइंस में जो मनुष्य है वो स्थिर नहीं है, ठीक है। आप कैसे स्थिर नहीं है? आप देखते हो कि कभी मनुष्य उदास होता है, कभी मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है, दुखी हो जाता है। मनुष्य का जो स्वभाव है वो एक सा नहीं रहता है। कभी मनुष्य बहुत गुस्से में होगा, कभी मनुष्य बहुत मतलब हंसमुख तरीके से रहेगा, ये आप चीजें देखते हो। लेकिन साइंस में क्या होता है, साइंस स्टेबल होती हैं, जो भी चीजें होती हैं स्टेबल होती हैं। एक कोई रासायनिक क्रिया आप किसी से भी केमिस्ट्री में कराओगी तो वो चीज स्टेबल होगी, ठीक है। अगर कोई भी फिजिक्स में यहाँ पर मेथड होगा या फिर कोई भी फॉर्मूला होगा, अगर उससे कोई भी आप रिजल्ट निकालना चाहते हो उस फॉर्मूले से, तो वो एक ही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, उस फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन राजनीति विज्ञान में आपको नहीं, ठीक है। राजनीति विज्ञान में आए दिन चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो रियल साइंस है हमारा, जो जिसे विज्ञान कहते हो, इसमें चीजें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ये समझना है। अगला पॉइंट है कि अचूक माप की कमी, लैक ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसे कि ये यहीं पर कंपेयर करते हैं कि जैसे आप साइंस में किसी भी चीज को एक उसकी एक्यूरेसी को मेजरमेंट कर लेते हो, यहाँ पर आप किसी भी चीज की एक्यूरेसी को मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लो कि कोई भी युद्ध हुआ है, ठीक है। आप इस चीज को मेजर नहीं कर सकते हो कि उस युद्ध से कितने लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है, ठीक है। आप ये नहीं देख सकते हो कि आप इस चीज को मेजर नहीं कर सकते कि उस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इनका मानना है कि आने वाली समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साइंस ये चीज को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देगा कि कोई भी अगर घटना होती है साइंटिफिक तरीके से, तो उसके पीछे क्या रीजन है और उसका आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोविड 19 आया, कोविड 19 की वैक्सीन आई, तो साइंस ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इस वैक्सीन का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कोई युद्ध होता है तो आगे भविष्य में वो पॉलिटिकल साइंस इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाएगी कि आने वाले समय में इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉलिटिकली उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाएगी। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है, ठीक है। अगला है कि भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। सेम वही चीज, ठीक है। एक तो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा किसी चीज का, और वही चीज इसका कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर पाएगा कि आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है। और किसी युद्ध की मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, एक प्रकार से अगर आप समझें इन दोनों में डिफरेंस, कि उस चीज की मेजरमेंट नहीं कर पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान का आगे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आगे आने वाले समय का जो प्रभाव है वो भविष्य की ओर संकेत कर रहा है, और जो वर्तमान का नुकसान हुआ है युद्ध के माध्यम से, कोई चीज घटित हुई है, क्यों हुई है, कितना हुआ है, तो इसके बारे में एक्यूरेसी नहीं है। तो ये आपकी दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक करती मिल जाएंगी, ठीक है। अगला है कि परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मतभेद होता है। यहाँ पर आप देखा, हमने बस चैप्टर शुरुआत किया था तो पहले ही देखा कि कई विचारकों में मतभेद था पॉलिटिकल साइंस की डिफिनेशन को लेकर ही। लेकिन साइंस में आप नहीं देखेंगे, साइंस में जो एक डिफिनेशन चली आ रही है वो चली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है साफ साफ कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्दावली है, ठीक है, जो वोकैब्स है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें कई लोग मतलब एक मत होते ही नहीं है। कोई अपनी बता रहा है, कोई अपनी बता रहा है, लेकिन साइंस में जो चीज फैक्ट है वो चीज है, ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसमें आप कोई मतभेद नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है कि अध्ययन विषय आत्मपरक है, यहाँ पर वस्तुपरक नहीं है, यानी कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब हम अगर समझाएं कि जो कुछ भी पॉलिटिकल साइंस में होता है वो भावनाओं पर आधारित होता है, ठीक है। यकीन मानिए, जैसे कि कोई युद्ध हुआ तो आपके हृदय में रोष उत्पन्न होगा, ठीक है। भारत पाकिस्तान के विषय में अगर बात की जाएगी तो आपको क्रोध आएगा, ठीक है। क्या हो सकता है, अगर रिलेशन अच्छे हो जाएं तो आपका क्रोध नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है कि संबंधों में परिवर्तन ला रहा है, लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे वस्तु परक है, ठीक है। अगर कोई गलती है तो उसको गलती माना ही जाएगा, वहां पर कोई भावनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। अगर कोई चीज सही है तो वो सही चली आ रही है, चलती रहेगी और आने वाले समय में भी रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेंजेस आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेंगे, बट साइंस में ऐसे कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता। अभी तक हमने देखा कि ऐसे विचारक जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है। अब ऐसे विचारकों की बात करेंगे जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, यानी कि साइंटिफिसिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ऐसे विचारकों में आते हैं आपके बोधा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्लंटसली आदि विचारक, ठीक है। इनका क्या तर्क है, हम इनका भी तर्क देख लेते हैं। तो पहला है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। ये ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान भी साइंस की तरह एक प्रकार से बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है, ये तर्क देते हैं कि जैसे आप राज्य देखते हैं, अगर राज्य है तो उसी के
अगर आप देखेंगे राज्य में सरकार भी होगी, ठीक है, सारी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से हैं। सरकार है तो स्वाभाविक है कि वहां पर जनता भी होगी, ठीक है। और राज्य है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इंटरलिंक करके चीजें बताई थी, राज्य सरकार पे निर्भर है, सरकार राज्य पे निर्भर है। और इन दोनों का अस्तित्व क्यों क्यों है? क्योंकि जनता है। जनता क्यों है? क्योंकि राज्य सरकार है। ये नागरिक क्यों है? जनता ही नागरिक कहलाएगी बाद में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य है। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, सिस्टमैटिक ढंग से हैं, ठीक है। उसी प्रकार इन्होंने तर्क दिया है। अगला है कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। अगर आप लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता है। इनका मानना है कि जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वहां पर यूनिफॉर्मिटी है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों माना है? इनका मानना है कि यदि भी मानव व्यवहार में जो जड़ प्रकार की एकरूपता है वो तो नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। आप अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मनुष्य कभी भी एक तरीके का नहीं है, कभी गुस्से में, कभी हंसता खेलता है, ठीक है, यही चीजें। लेकिन इनका माना कि ये तो मनुष्य का व्यवहार है, लेकिन राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी देती हैं, प्रदान करती हैं। तो इस वजह से कुछ परिस्थितियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसे स्टेबल मानते हैं, ठीक है। वरना पता तो इन्हें भी है कि चीजें स्टेबल नहीं है, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, इस वजह से ये तर्क ये देते हैं। अगला है कि सर्वमान्य तथ्य, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में जो अन्य विचारकों ने, जो कि इसके विरुद्ध में थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, वही चीज ये इसके फेवर में बोलते हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट मिलेंगे। यूनिवर्सल फैक्ट क्यों मिलेंगे? इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कौटिल्य का, ठीक है। कौटिल्य का, कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। यहाँ पर स्क्रीन पर लिखते नहीं बनता है, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये बेस्ड है आपकी इकोनॉमिक्स पे, बेस्ड नहीं है, इसको इकोनॉमिक्स मत पढ़ना। ये बेस्ड है आपकी राजनीति शास्त्र पे, राजनीति विज्ञान पे, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये क्यों बेस्ड है? क्योंकि अर्थशास्त्र का आप अध्ययन निकालेंगे तो एक ऐसे राज्य की अर्थ, आर्थिक व्यवस्था या अर्थ जो धन संपत्ति है उसकी, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो वो अर्थशास्त्र होता है। ये इसका सारांश है, ठीक है। तो राज्य की संपत्ति का अध्ययन हो रहा है, वो चीज फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि राज्य है, और राज्य है तो उसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ चीजें फैक्ट होती हैं, सर्वमान तथ्य में यहाँ पर आएगा। फिर है, ठीक है, कि कार्य कारण में पारस्परिक संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मानना है कि कोई भी चीज घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। अब मान लो कि आपके अच्छे नंबर नहीं आए, एग्जांपल देता हूँ, आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो इससे हम ये चीज फाइनल कर सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की है, उसके पीछे रीजन था क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है। तो ऐसे ही कुछ कहते हैं कि अगर कोई युद्ध होता है तो उसके पीछे रीजन है कि युद्ध क्यों हुआ, ठीक है। हो सकता है कि उन लोगों के संबंध अच्छे ना हो, इस वजह से युद्ध हुआ। हो सकता है कि किसी ने धोखा दिया हो एक दूसरे देश को, वो हुआ, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला हो, इस वजह से युद्ध हुआ। ऐसा पॉलिटिकली इनका मानना है। लेकिन अगर हम उनके विरोध में जाएंगे तो हमने पहले देखा है कि ऐसा वो लोग नहीं मानते, सबके अपने विचार हैं, ठीक। अगला है कि पर्यवेक्षण तथा परिरक्षण यहाँ पर संभव है, यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। कैसे ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग पॉसिबल है? ये यहाँ पर तर्क देते हैं कि कोई भी चीज आप देखो, ठीक है, कोई भी चीज देखो, आज के समय में परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हर चीज ऑब्जर्व कर ली जाएगी, उसका टेस्ट किया जाएगा कि आने वाले समय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने देखा कि यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ, ठीक है। तो यूक्रेन रसिया के वॉर में वो वॉर चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। जब वो परसुइंग था तभी लोगों ने तभी देशों ने अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिया था कि आने वाले समय में यहाँ पर जो पेट्रोलियम है उसकी थोड़ी सी खपत कम होगी, ठीक है। देश जो है वो खपत कम करेंगे, तो पहले ही अनुमान लगा लिया गया कि इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पॉलिटिकली पड़ेगा। तो अब चीजें ऑब्जर्व की जाने लगी, इस वजह से इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली देखा जाए तो यहाँ पर पर्यवेक्षण परीक्षण संभव है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में, अभी हमने क्या देखा कि राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी वो एक आर्ट के रूप में जानी गई है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या राजनीति विज्ञान एक आर्ट है या फिर एक साइंस है, ठीक है। इस चीज को लेकर के यहाँ पर बहुत ही मतलब एक प्रकार से असमंजस की स्थिति में है कि क्या ये एक कला के रूप में जानी जाए या फिर आर्ट। क्योंकि जो इसके विरोध में है कि ये साइंस नहीं है, वो आर्ट को प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि आर्ट ही है, साइंस नहीं है ये, ठीक है।
अब आर्ट का मतलब क्या होता है, एक ही वर्ड से क्लियर हो जाएगा। आर्ट का मतलब वो होता है जो मनुष्य के जीवन को सुंदर बना दे। ठीक है, आर्ट वो है जो मानव जीवन को सुव्यवस्थित कर दे, सुंदर बना दे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सुना भी होगा सत्यम शिवम और सुंदरम। ठीक है, यानी कि जो ये साधना है यही एक कला है, सत्यम शिवम सुंदरम। मनुष्य को एक प्रकार से व्यवस्थित करने वाली, मनुष्य को सुंदर बनाने वाली, मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने वाली जो जो भी यहाँ पर क्रिया होगी, या आप प्रतिक्रिया कह सकते हैं या फिर आप एक्टिविटी कह सकते हैं, वो कला कहलाती है। तो पॉलिटिकल साइंस मनुष्य के जीवन को सुधारने का ही काम करता है ना। पॉलिटिकली चीजें हमारे लिए, हमारे हमारे शरीर के विकास में, अगर एक प्रकार से शारीरिक विकास के संदर्भ में नहीं, लेकिन शरीर के, मनुष्य के विकास में अपना योगदान देती है, मनुष्य के व्यक्तित्व में, के विकास में योगदान देती है। इस वजह से ये एक आर्ट के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो मनुष्य के विकास में, मनुष्य के जीवन में जो विकास होता है उसको बढ़ावा देती है। इस वजह से इसको एक कला के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप कि फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके आप अपने डाउट जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, हम उस पर जरूर लाएंगे, बट आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को आप लोग जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, नहीं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।